सभी को मेरा वंदे मातरम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के अंतर्गत अध्याय 6 जिसमें है वंशागति के आणविक सिद्धांत। तो इसके पहले वीडियो तक भाग 1 में यह बताया गया था कि आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। तो इसके लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे, जिसमें ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने डिप्लोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है जो निमोनी रोग उत्पन्न करता है, तो ग्रिफिथ ने इन्हीं बैक्टीरिया को लेकर प्रयोग किया था और उसके 2 प्रभेद को लिए थे। एक एस स्ट्रेन को लिया था और दूसरा आर स्ट्रेन। 2 प्रकार के उनके प्रभेद को लिया गया था, जिसमें उन्होंने दोनों को आपस में क्या करवाया, क्रिया करवाया। लेकिन वहाँ पर ये कंफर्म नहीं हो पाया कि आनुवांशिक तो होता है, लेकिन क्या वो पदार्थ डीएनए ही है, ये कंफर्म नहीं हो पाया था। उसके बाद अगला वैज्ञानिक आया, एवरी, मैक्लिऑड और मैकार्टी। 3 वैज्ञानिक आपस में मिलकर फिर से प्रयोग किए, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो डीएनए है वह क्या है, आनुवांशिक पदार्थ होता है करके। तो उन्होंने क्या प्रयोग किया था, तो हम इसी को यहाँ पर देखते हैं। तो एवरी, मैक्लिऑड और मैकार्टी का प्रयोग इसमें इन्होंने क्या किया कि जो ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया था, है ना, तो इसका जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के तीनों भाग को अलग कर लिया। और वो कौन कौन से भाग थे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए। एस स्ट्रेन प्रोटीन के 3 पार्ट को इन वैज्ञानिकों ने अलग अलग किया, और वो कौन कौन सा पार्ट था? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए। तो इन तीनों चीज़ों को उन्होंने क्या किया, एक कांच के बर्तन में अलग अलग रखा। तो उन्होंने क्या लिया, 3 कांच के पात्र लिए। 3 कांच के पात्र लिए, जिसमें पहले से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। ग्रिफिथ ने 2 लक्षणों को लेकर क्या किया था, क्रिया करवाया था। एक एस स्ट्रेन लिया था और आर स्ट्रेन लिया था, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाए कि वह आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। तब इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, एस स्ट्रेन का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और डीएनए को अलग किया और उसको 3 पात्र में अलग अलग डाला, जिसमें पहले से क्या उपस्थित थे, आर स्ट्रेन प्रेजेंट थे। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर प्रोटीन को डाला। इस वाले बर्तन पे क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को डाल दिया, और इसमें क्या डाला, डीएनए डाला। तो जब तीनों में क्या करवाया गया, तीनों को जब यहाँ पर मिक्स किया गया, तो उनमें अलग अलग क्या हुआ, चेंजेस हुआ। इसमें क्या हुआ कि जब एस स्ट्रेन के प्रोटीन को इस आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में डाला गया, तब यहाँ पर क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना, मतलब नो चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब प्रोटीन का आनुवांशिक पदार्थ इसमें दिखाई दिया ही नहीं, एस स्ट्रेन का कोई भी लक्षण इसमें नहीं दिखाई दिया। उसी प्रकार जब कार्बोहाइड्रेट को इसमें डाला गया, तो कार्बोहाइड्रेट से भी कोई भी आनुवांशिक गुण एस स्ट्रेन के आर स्ट्रेन में नहीं पहुंचा, तो यहाँ भी नो एक्सचेंज हो गया। लेकिन जब डीएनए को मिलाया गया आर स्ट्रेन में, तो आर स्ट्रेन में एस स्ट्रेन के लक्षण दिखाई देने लगे। तब यहाँ पर क्या किया गया, तो यहाँ पर एस स्ट्रेन बनने लगा। जब डीएनए को डाला गया आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में, तो यहाँ पर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के लक्षण बनने लगे। तो इससे ये सिद्ध हो गया, यहाँ पर क्या सिद्ध हो गया कि डीएनए ही है ना, जो क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि डीएनए ही है जो आनुवांशिक पदार्थ है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सूचनाओं को ट्रांसफ़र करते हैं करके। तो अब हम देखेंगे आरएनए के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि आरएनए क्या है करके, है ना। तो यदि हम आरएनए को देखते हैं, आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी क्या है, सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए जो है वह डीएनए से पहले ही आ चुका था, है ना, इसीलिए आरएनए जो है वह पहला आनुवांशिक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें सूचनाओं को संचित करने की क्षमता पाई जाती है। जिस प्रकार से डीएनए क्या करते हैं, एक पीढ़ी से सूचनाओं को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, उसी प्रकार आरएनए भी क्या है, ये सूचनाओं को संचित करके रखते हैं और कुछ जीवों में ये आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं और आरएनए ही है जो पहला आनुवांशिक पदार्थ है। तो इस प्रकार से है कि आरएनए जो है वह पहला आनुवांशिक पदार्थ है क्योंकि इसमें सूचनाओं को संचित करने की क्षमता पाई जाती है। फिर आरएनए से ही डीएनए का विकास हुआ है। आरएनए में ही क्या हुआ, कुछ रासायनिक परिवर्तन हुए जिसके थ्रू डीएनए का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रासायनिक रूपांतरण। तो डीएनए का विकास कैसे हुआ, आरएनए से ही डीएनए का विकास हुआ। आरएनए में कुछ रासायनिक रूपांतरण हुए जिसके फलस्वरूप डीएनए का निर्माण होता है। लेकिन अभी भी कुछ जीवों में आरएनए पाया जाता है ना। बहुत सारे जीवों में डीएनए ही है जो एक आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं, लेकिन आरएनए भी हैं जो कि आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं। तो आरएनए जो है वह किन किन जीवों में प्रेजेंट होता है, तो आरएनए जो है वह वायरस में पाया जाता है। आरएनए वायरस में प्रेजेंट होते हैं। अब वो कौन कौन से वायरस हैं, तो सबसे पहला है HIV। HIV से आप सभी परिचित होंगे। यह क्या है, एड्स रोग उत्पन्न करता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और TMV टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि तंबाकुओं में पाया जाता है ना। तो TMV इसमें भी आरएनए है जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं। तो इस तरीक़ा से बहुत सारे कुछ और भी वायरस हैं जिसमें आरएनए होता है, डीएनए एब्सेंट होता है और आरएनए ही उनमें आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, क्या होता है, बैक्टीरियोफेज। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी। ये क्या होते हैं, एक वायरस ही है। ये क्या है, एक वायरस ही है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, आरएनए। ये जो बैक्टीरियोफेज हैं वह क्या करते हैं, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज ही पाया जाता है जो वहाँ के जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए गंगा नदी का पानी हमेशा पवित्र साफ होता है, इसी की वजह से वो होता है। तो इस बैक्टीरियोफेज वायरस में आरएनए ही हैं जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो डीएनए होता है, तो डीएनए कैसे सूचनाओं का ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे कि जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यह प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में, केंद्रक में उपस्थित होता है। तो ये जो डीएनए होता है वह सबसे पहले सूचनाओं को, क्योंकि डीएनए ही है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो वह किस प्रकार से करते होंगे, तो ये डीएनए सूचनाओं को सबसे पहले mRNA में ट्रांसफ़र करते हैं। किसको, इंफॉर्मेशन को कहाँ देते हैं, या केंद्रक से mRNA में देते हैं। उसके बाद ये जो mRNA है इसको मैसेंजर RNA कहा जाता है। ये सूचनाओं को साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर देता है और साइटोप्लाज्म में फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारा आई क्या है, ब्राउन है, तो
वो ब्राउन कलर का निर्धारण कौन करता है? तो उसमें उपस्थित डीएनए ही है जो उस कलर का निर्धारण करता है। तो वह किस प्रकार से होता है? यदि उसमें ब्राउन कलर निर्धारण करने वाले डीएनए एब्सेंट है उस जीव में, तो उसका आई ब्राउन नहीं रहेगा। लेकिन यदि ब्राउन कलर निर्धारित करने वाले डीएनए यदि उसमें प्रेजेंट हैं, तो वह उन सूचनाओं को कहाँ सबसे पहले एमआरएनए में ट्रांसफ़र करेंगे। तो डीएनए से सूचनाओं को जब एमआरएनए में क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है ना। तो और किसका निर्माण होता है? फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो सूचनाएं हैं वह प्रोटीन में चले जाती है और फिर शरीर में उसी सूचनाओं का क्या होने लगता है? पूरी तरीक़ा से वह विस्तृत हो जाते हैं और वो सूचनाएं फिर हमको लक्षणों के रूप में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर डीएनए से आरएनए का बनना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब डीएनए से जो सूचनाएं हैं वह एमआरएनए में पहुँच जाता है, मतलब डीएनए से जब आरएनए में है ना सूचनाएं आती है, तो उस क्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुलेखन। डीएनए से आरएनए का बनना या डीएनए की सूचनाएं हैं वह सबसे पहले आरएनए में आती है, एमआरएनए में, तो उस क्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। ना है ये अनुलेखन। उसके बाद जब वो सूचनाएं आरएनए में पहुंच जाती है, फिर आरएनए से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसलेशन, स्थानांतरण। तो यही क्या है? सेंट्रल डोग्मा है ना। ये क्या है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो वह ट्रांसलेशन कहलाता है, और यही सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। अब हम डीएनए को देखते हैं। डीएनए को देखने से पहले हम एक और बात है जो यहाँ पर बताना है कि जैसे कि जिनमें डीएनए पाया जाता है तो वो अपने सूचनाओं को एमआरएनए में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वह प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन जिन जीवों में आरएनए पाया जाता है, जैसे कि वायरस में तो आरएनए पाया जा रहा है, तो उसमें कैसे निर्माण होता है? कैसे सूचनाओं का ट्रांसफ़र होता होगा? तो जिन वायरस में, है ना, अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? वायरस में कैसे सूचनाओं का ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले वायरस में क्या पाया जाता है? आरएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए पाया जाता है ना। तो आरएनए सबसे पहले किस में चेंज होगा? डीएनए में चेंज होता है, और डीएनए में चेंज होने के बाद फिर ये सूचनाओं को एमआरएनए में पहुंचाते हैं, और एमआरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है तब उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? आरएनए से डीएनए का मतलब यहाँ पर उल्टा क्रिया हो रहा है, तो इसको बोला जाता है प्रतिलोम अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, लेकिन आरएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्टा क्रिया हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलोम अनुलेखन कहते हैं। अब हम देखेंगे डीएनए को। अब यहाँ पर देखते हैं डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है वह एक लंबी बहुलक होती है। क्या होती है यह? डीएनए एक लंबी बहुलक होती है, मतलब लॉन्ग पॉलीमर्स होते हैं जो, ठीक है, जो क्या है? जीवों में सूचनाओं का ट्रांसफ़र करते हैं। डीएनए की लंबाई सभी जीवों में अलग अलग होती है, तो इनकी लंबाई का निर्धारण उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर होती है। डीएनए की लंबाई उसमें प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। मतलब कि
डीएनए में क्या उपस्थित होता है? न्यूक्लियोटाइड। और जिन जीवों में जितने अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे उतने ही लंबी उनकी डीएनए होगी। क्योंकि ये जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या है वो सभी जीवों में अलग अलग होती है और इसी की संख्या के हिसाब से डीएनए की जो लंबाई है वह निर्धारित होती है। अब हम देखेंगे डीएनए की संरचना। यदि हम डीएनए की संरचना देखेंगे तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। डीएनए किससे मिलकर बने होते हैं? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो डीएनए होता है वह 2 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से बने होते हैं ना। यहाँ पर आप श्रृंखला ऐड कर लीजिएगा। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है और वही दोनों मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पॉली प्लस न्यूक्लियोटाइड, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और जो न्यूक्लियोटाइड है वह 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो वह 3 भाग कौन कौन सा है? तो वह 3 भाग है। सबसे पहला है नाइट्रोजनीय क्षार। कौन कौन सा भाग होता है? नाइट्रोजनीय क्षार। दूसरा होता है पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर, और होता है फास्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर जो डीएनए की संरचना है तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है कि उसमें नाइट्रोजनस क्षार उपस्थित होंगे, पेंटोज शर्करा होता है और फास्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब यदि हम डीएनए का यदि संरचना देखते हैं तो इस प्रकार से वह बनता है। इस तरीके से। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एक श्रृंखला और ये दूसरा श्रृंखला, तो यही क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? 2 श्रृंखला है। इस श्रृंखला को कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर पॉली और ये न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या है? नाइट्रोजनस क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप है। तो ये कैसे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसको देखते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। ये जो नाइट्रोजन जो क्षार दिखाई दे रहा है वह यहाँ प्रेजेंट होते हैं और जो ये पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप इस लाइन में, मतलब यहाँ पर P+S फास्फेट ग्रुप और शुगर मतलब पेंटोज शुगर, ये दोनों करके यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी नाइट्रोजन बेस यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पर पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। तो इस तरीके से ये क्या है? प्रत्येक बॉन्ड में यह प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए जो डीएनए है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है और दोनों में ऐसी वो क्या रहते हैं? पूरी श्रृंखलाओं में प्रेजेंट रहते हैं। तो इनकी संख्या होती है, इसी संख्या के आधार पर डीएनए की लंबाई निश्चित होती है।
तो अब हम जैसे कि इस पहला को देखते हैं, नाइट्रोजन क्षार को। नाइट्रोजन क्षार, तो ये जो नाइट्रोजन क्षार है वह 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला है प्यूरीन और दूसरा है पिरिमिडीन। नाइट्रोजन क्षार प्यूरीन और पिरामिडीन 2 भागों में यह डिवाइड होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, डीएनए में भी 4 होती है और आरएनए में भी 4 होती है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जो नाइट्रोजन क्षार हैं तो संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यह 2 भागों में डिवाइड होता है, प्यूरीन और पिरिमिडीन। अब प्यूरीन जो है वह फिर से 2 भागों में डिवाइड होता है। प्यूरीन फिर से 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है एडेनिन, जिसको ए से शो किया जाता है, और दूसरा होता है ग्वानिन, जिसको जी से शो किया जाता है। फिर है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है साइटोसिन, उसके बाद है थायमिन और तीसरा है यूरेसिल। इसको सी से शो किया जाता है, टी और ये यू। तो प्यूरीन जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डीएनए में भी नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट होते हैं और आरएनए में भी उपस्थित होता है। तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं और आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। तो डीएनए में एडेनिन उपस्थित होता है, ग्वानिन उपस्थित होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। ठीक है। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, अब यहाँ पर थायमिन की जगह यूरेसिल उपस्थित होता है। अंतर यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में उपस्थित होता है। ये जो है वह नाइट्रोजन क्षार कहलाते हैं। अब हम यदि इनकी संरचना देखते हैं तो आज के लिए बस इतना ही था। अब जो डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजिनस जो क्षार उपस्थित होते हैं उसकी संरचना को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।